वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने। तो यार आज मैं आपके सामने जो नया चैप्टर रख रहा हूँ वो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का। ये चैप्टर नंबर 1 है और ये इतना सरल चैप्टर है बट फिर भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे गलत करके आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ पूरी साइंस को कि आपको कुछ भी ना आता हो, आप हिंदी मीडियम, आर्ट, कॉमर्स, बायो किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, आपको बहुत आसान हो। ठीक है ना, साइंस की एबीसीडी ना आती हो तो भी चलेगा। ठीक है ना, चलो चैप्टर का क्या नाम था? केमिकल रिएक्शन और उसकी इक्वेशन। मतलब कि केमिकल को, दो केमिकल को अगर मिलाएं तो उससे क्या रिएक्शन होती है, उससे क्या असर होता है और उसकी कोई इक्वेशन, मतलब कागज में उस इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, इस बारे में पूरा चैप्टर है ये। ठीक नाउ अब मेरी बात ध्यान सुनो। जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो एनसीईआरटी के पहले पन्ने पे कुछ एक्सपेरिमेंट लिख के बता रखे हैं। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट कहता है कि जब आप एक दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो उस पे बैक्टीरिया असर करने लगते हैं और दूध कुछ समय बाद खराब हो जाता है। ये क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अगर आप लोहे को बाहर छोड़ दो खुले में तो उसमें नमी के कारण जंग लगने लगता है, तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। दूसरा कहता है अगर आप 10 साल 20 साल आप कहते हैं अंगूर को सड़ाओ तो वो शराब में कन्वर्ट हो जाता है, ये केमिकल रिएक्शन। खाना बनना एक केमिकल रिएक्शन है। आपके खाना जो आप खाते हो, खाना खाने के बाद जो आपको एनर्जी मिलती है वो एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सांस लेना एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये वो एग्जाम्पल हैं जो उन्होंने बड़े सिंपल फॉर्म में समझाए हैं एनसीईआरटी के अंदर कि कोई भी चीज जो अपनी फॉर्म बदल रही हो, पहले कुछ हो और बाद में कुछ हो जाए, उसको वो कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। चलो आगे चलते हैं। देखो, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका कलर जरूर बदलता है। उसमें से गैस की फॉर्मेशन हो सकती है, 50-50 चांस है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो गाढ़ा हो जाए, ठीक है ना, और गाढ़ा होके नीचे बैठ जाए, ये भी हो सकता है। टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है, लिक्विड में हो सॉलिड में बदल सकता है, सॉलिड में हो गैस में बदल सकता है, और गैस में हो लिक्विड में बदल सकता है। ठीक है, ये अपनी स्टेट बदल सकता है। तो केमिकल रिएक्शन की 5 रीजन है, मतलब 5 ऐसी चीजें जिससे हमें पता लगता है। जैसे हमने कहा क्या कहते हैं, पेपर बर्न, पेपर का जलना। ठीक है ना, तो ये केमिकल रिएक्शन है। जब पेपर जलता है तो कलर बदलता है, हाँ। गैस निकलती है, हाँ, CO2 निकलती है। ठीक है, पर उसमें कुछ ऐसा बचता नहीं है, पेपर पूरा ही जल जाता है। तो ये वाली चीज हम ऑब्जर्व नहीं करते। टेम्परेचर बदलता है, हाँ बिल्कुल बदलता है। ठीक है ना, चेंज ऑफ स्टेट, हाँ, पहले वो क्या था? सॉलिड में था, अब वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, और ऐश में कन्वर्ट होके वो गैस में कन्वर्ट होके उड़ गया। ठीक है ना, तो भैया यहां पर आपकी 1 2 3 4 चीजें होंगी। क्लियर है? तो केमिकल रिएक्शन में जरूरी नहीं है सारी हो, पर 5 चीजों में से कोई ना कोई चीज देखने को मिलती है। जैसे अब मैं कहूं आपका मिल्क से पनीर बन गया, मिल्क से पनीर बन गया तो कलर बदला नहीं, मिल्क व्हाइट था, पनीर भी व्हाइट है। ठीक है, पर आप देखो स्टेट बदल गई, पहले लिक्विड था अब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना, तो ये बात बहुत समझने वाली जरूरी है। तो अगर देखो इनमें से एक भी चीज हो जाए, एक भी चीज हो जाए तो हम उसे केमिकल रिएक्शन में मान लेते हैं, जरूरी नहीं है सारी हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो आगे देखते जरा। अब देखो हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस को कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे अगर पूछनी हो आपको, आइसक्रीम का पिघलना ये एक फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, पानी का उबलना केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, ये भी बड़ा दिक्कत है। मान लो एक कागज था, उसको आपने पीसेस में तोड़ दिया, वो केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? तो आप सबके दिमाग में आएगा कि सर देखो आइसक्रीम में ना स्टेट बदल रही है, सॉलिड से क्या हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? आप बॉइलिंग में कह सकते हो सर वाटर ना गैस में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको क्या लग सकती हैं कि ये
केमिकल चेंज है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होता है केमिकल चेंज में ना, एक और खास बात है जो बोली जाती है, क्या कि वो नॉन रिवर्सल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन रिवर्सल। इस शब्द का मतलब क्या होता है? वो वापस ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने पेपर को जलाया, जलाने के बाद क्या वो ऐश में जो कन्वर्ट होगा, राख में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम पेपर बना सकते हो किसी तरह? नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। अगर मान लो तुम्हारी साइकिल का जो लोहा है, आयरन है, वो सड़ गया, रस्ट हो गया, जंग लग गई उस पे, तो तुम जंग से वापस लोहा बना दोगे? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मान लो तुमने दूध लिया, दूध का पनीर बना दिया, क्या पनीर से दोबारा दूध बना सकते हो? नहीं। तो भैया केमिकल चेंज की एक कंडीशन और है कि वो नॉन रिवर्सल होना चाहिए। अब देखो नॉन रिवर्सल में क्या खास बात है, अगर किसी चीज को जला दिया जाए तो नॉन रिवर्सल है, किसी चीज को अगर सड़ा दिया जाए तो वो नॉन रिवर्सल है, किसी चीज को डाइजेस्ट कर दिया जाए, मतलब उसको एकदम निचोड़ के उसके लास्ट पॉइंट तक लिया जाए, जैसे खाना होता है, ठीक है ना, उसको हम डाइजेशन फॉर्मेट में हम कह रहे हैं। रस्टिंग, किसी चीज को सड़ा दे, ठीक है। फल, फ्रूट्स, इंसान, हम रॉट होते हैं, सड़ते हैं, पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो रस्ट होके खत्म होती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो भैया हमें एक बात समझ में आई कि हम केमिकल चेंज उस चीज को कहते हैं जिसमें प्रोसेस में सॉलिड, मतलब कोई या तो स्टेट बदले, क्या कह रहे हैं हम लोग, या तो कोई स्टेट बदले, टेम्परेचर बदले, उसमें प्रेसिपिटेशन, गाढ़ापन हो कोई, ठीक है, या गैस हो या कोई कलर हो, ठीक है ना। इन पांचों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। प्लस क्या है बेटा? नॉन रिवर्सल होना चाहिए। नॉन रिवर्सल का मतलब क्या होता है इंसान, कि मतलब उस प्रोसेस को उल्टा ना करा जा सके। अब मुझे बताओ, बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है जो पूछा था, कैंडल। जो आपकी कैंडल जल रही है, उसकी जो वैक्स है, क्या वो रिवर्सल है कि नॉन रिवर्सल है? सर ये रिवर्सल है। अगर कैंडल की मोम पिघल जाए, उसको दोबारा बनाया जा सकता है, तो ये रिवर्सल है। पर अगर मैं कैंडल की ये होती है पत्ती, ये रिवर्सल है? नहीं सर। एक बार अगर जल गई और खत्म हो गई तो खत्म हो गई, उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये बात। आगे जरा कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो जब हम एनसीईआरटी के पहले पेज पे होते हैं, तो पहले पेज पे ही एक एक्टिविटी आ जाती है। एक्टिविटी का नाम है 1.1। आपको ध्यान रखना है कि एक्टिविटीज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा, और मैं सारी एक्टिविटी कराऊंगा। क्लास 10 की सबसे ज्यादा एक्टिविटी आती है, क्लास 10 की सबसे ज्यादा एक्टिविटी आती है। कौन है जो छुप छुप के क्वेश्चन आते हैं? देखिए, क्लास 10 की पहली एक्टिविटी में कहता है कि अगर मैग्नीशियम की अगर आप रिबन लें, रिबन देखिए आपने कभी ना कभी गिफ्ट पैक पर रिबन लगाई होगी, है ना। तो वो जो रिबन होती है, ऐसी ही रिबन होती है मैग्नीशियम की। अगर आप मैग्नीशियम की रिबन ले, ठीक है, तो वो जलेगी। और कोई भी चीज जब जलती है तो किसकी प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन की। हमें भी सांस चाहिए, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलेगी नहीं। बात ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी चीज को बर्न होने के लिए O2 की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? O2, ठीक। नाउ अब जब वो जलेगी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जला, तो क्या बनाया उसने बेटा? MgO बनाया। क्या बताया मेरे बच्चे? MgO। नाउ अगर वो MgO जब बनाता है तो कई चीजें होती है। अब देखो यहां से ना मामला टिपिकल होने वाला है। अभी जो हमारे बच्चे होंगे जो क्लास 11 12 में साइंस लेके बैठे हैं, उनको बड़ा आसान लग रहा होगा। अब देखो उनकी भी पत्तियां कुल होगी। देखो मेरी बात ध्यान सुनो। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो MgO बनाता है। पर एग्जाम में क्या ये पूछेगा कि MgO बनाता है कि नहीं बनाता? नहीं, वो ये नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा जब ये MgO बनाता है तो इसका कलर क्या होता है, इस चीज का कलर क्या होता है? ये एकदम व्हाइट ऐश होता है, बिल्कुल व्हाइट ऐश, ठीक है। बहुत ही स्मूथ रंग का होता है, व्हाइट है। जैसे आपने कैरम बोर्ड में आपने वो खेला, पाउडर होता है उसमें, बिल्कुल वैसे ही दिखता है, व्हाइट ऐश एकदम, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट ऐश, ठीक। पर एक खास बात और है, जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे गैस जलती है, ठीक है, आपने गैस जलती हुई, तो क्या होती है? गैस की जो फ्लेम होती है वो ब्लू रंग की होती है, आपने नोटिस किया होगा। वहीं जो कैंडल की फ्लेम होती है या जो दीपक होते हैं वो येलो रंग की होती है। इसकी जो फ्लेम होती है, इसका कलर होता है व्हाइट। क्या होता है बच्चे? व्हाइट। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है? मैग्नीशियम जब जलता है तो व्हाइट रंग की फ्लेम आती है,
ठीक है। दूसरी बात, मैग्नीशियम जब जल के राख हो जाता है तो वो जो हमारा कैरम बोर्ड वाला पाउडर है वैसा एक व्हाइट ऐश बनाता है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नाउ लास्ट थिंग जो आपसे पूछा जाएगा, देखो आपसे ऐसा हो सकता है टिपिकल सवाल पूछ ले, ध्यान रखना, वो ये पूछ सकते हैं क्या इस रिएक्शन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हुई है। दोबारा बोल रहा हूं, वो पूछ सकते हैं आपसे क्या इस रिएक्शन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, तो आपका जवाब होना चाहिए यस। क्या होना चाहिए मेरे लाल? यस, आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है। क्या मुझे एक बात बताओ, मेरी शक्ल काली आ रही है क्या? बढ़िया चमक रहा है ना? ये भाई, ये चमकना जरूरी है जिंदगी में, समझ लो। काले दिख रहे थे बेमतलब। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी, तो सवाल क्या था भाई? भैया वो तुम्हारा एग्जाम वाला बेइज्जती ऐसे करेगा, भाई तू इतना बता, तू बहुत पढ़ा लिखा मानता है ना, अपने आप को बीटेक वाला मानता है वगैरह वगैरह, साइंस वालों को बोलना, मैं इज्जत वालों को उनसे कहेगा कि एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन तुमने अभी देखी मैग्नीशियम प्लस O2, ये क्या रिडॉक्स रिएक्शन है? तो भैया चाहे आप साइंस वाले हो या नॉन साइंस वाले, हाँ बोल देना, हाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों ये रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा? क्योंकि कोई भी चीज जिसमें आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, क्या कह रहा हूं, जिस चीज में भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है उसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते ही कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं बच्चे? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर मान लो उल्टा होता, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता और इसे मैं तोड़ देता, इसमें तोड़ देता, तो भी मैं इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहता। मतलब किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन टूट रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं मेरे लाल? रिडॉक्स रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्की बात? चलो, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दो कि भैया हाँ भैया आ गई है। ठीक है। और भाई कमेंट करते रहा तो तुम बताते रहते हो कि सर ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा समझ में आया। ठीक है, तो बता देना। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो लिख देना कंसेप्ट नंबर 1 मुझे समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में अभी के अभी, तुरंत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे कहानी क्या है देखो, ये आपके सामने इसका थोड़ा नमूना दिख रहा है। देखो व्हाइट कलर की फ्लेम, ये आपका मैग्नीशियम कुछ ऐसा दिखता है, एल्यूमिनियम जैसा दिखता है। ठीक है, और जब जल जाता है तो एकदम व्हाइट रंग का दिखता है ये। ठीक है, इसे आप क्रश कर दोगे तो एकदम कैरम बोर्ड का पाउडर जैसा दिखेगा। ठीक है, हाथ से क्रश कर सकते हैं ऐसे कर। चलिए अब सवाल आता है आपके सामने, बहुत ध्यान सुनिएगा। एग्जाम में आया हुआ सवाल है और कई बार आया है और बहुत एग्जाम में आया है और आता रहता है। व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन? जब मैग्नीशियम रिबन जो होती है उसे क्लीन करा जाता है सैंड पेपर से बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ करा जाता है सैंड पेपर से। सैंड पेपर क्या होता है आप ये समझो, चूने, जब घर में सफाई होती है ना तो एक आपके पास एक वो होता है पेपर घिसने वाला, जिससे आप ना पुराना पेंट हटाते हो। ठीक है, वो मैग्नीशियम रिबन उससे साफ की जाती है। क्यों साफ की जाती है? देखो बेटा ऐसा होता है, आप ये देख रहे हो मैग्नीशियम रिबन ये काली हो गई, दिख रही है आपको? अब अगर ये काली हो जाएगी तो ये ढंग से जलेगी नहीं। आसन में वाली दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैग्नीशियम रिबन काली हो जाती है तो वो जलती नहीं है। तो हम कहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जब काली होती है तो हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है ऑलरेडी, थोड़ा 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 थोड़ा। तो ठीक है, जब इस पे दिखता है तो थोड़ा ग्रे टाइप का दिखता है, ये व्हाइट ना देख के ग्रे टाइप में दिखता है जब मैग्नीशियम सॉलिड होता है। ठीक है, और जल जाता है तो प्रॉपर व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक ना, अब ये पूछ रहा है कि सैंड पेपर से आपने क्यों करा? तो भैया इसका आंसर क्या है? क्या हमें रिएक्टिविटी आर्टिफिशियली ज्यादा हम बढ़ाना चाहते हैं? नहीं। क्या हम 10 पार्टिकल को हटाना चाहते हैं? नहीं। क्या हम पॉलिश मेटल फॉर द लेबोरेटरी स्टैंडर्ड, हम अगर उसे पॉलिश करना होगा कि भाई लेबोरेटरी स्टैंडर्ड क्या है कि पॉलिश करके ही आपको उसे जलाना है? नहीं। हम चाहते हैं कि जो उस पर काली काली लेयर बनी हुई है ऑक्साइड की वो हट जाए और प्योर मैग्नीशियम जल पाए, क्योंकि जो ऑक्साइड लेयर है वो ढंग से जलने नहीं देती मैग्नीशियम को। आई गेटिंग अ पॉइंट? ये है सीन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरे लाभ? सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, अगला देखो, ये बड़ा ही कमाल का है एक्सपेरिमेंट। देखो अभी जैसे ही आप एनसीईआरटी में आगे बढ़ोगे तो एक्टिविटी 1.2 आ जाती है, इसे कहते हैं गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट ना आपको स्कूल में नहीं कराया कभी, बड़ा ही सुंदर एक्सपेरिमेंट होता है। अगर आप देखो तो इस रिएक्शन को जो रिजल्ट होता है
वो कुछ इस तरह से दिखता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है, ऐसा लगता है कि सोने की बारिश हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लेड नाइट्रेट जो होता है पोटेशियम आयोडाइड से मिलाया जाता है। अब जब दोनों को मिलाया जाता है दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये जो AQ लिखा हुआ है इसका मतलब लिक्विड। AQ का क्या मतलब होता है बेटा बच्चे? लिक्विड। देखो यहाँ पर ना आपके सामने SS लिखा हुआ है, S क्या है? सॉलिड, E फॉर क्या है? गैस। ठीक है, स्टेट लिखी होती है, ध्यान से देखो मेरी बात। एक्वा का मतलब क्या होता है? लिक्विड। एक्वा का मतलब क्या होता है? लिक्विड। S का मतलब क्या होता है? सॉलिड। ठीक, नाउ अब वो ये कह रहा है कि देखिए भाई साहब, जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे, दोनों को रिएक्ट करके PbI2 मिलेगा, और जो PbI2 है वो गोल्डन रंग के छोटे छोटे क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। गोल्डन रंग के छोटे छोटे क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो KNO3 है वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कुछ ऐसा दिखता है जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं हम? गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट। नाउ 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 मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे बताओ क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? सर आप मुझे बताओ जल्दी से, ये एग्जाम में आपके आ सकता है बेटा, ये एग्जाम में हमेशा सवाल बनता है। अब ना एग्जाम का लेवल भी थोड़ा बढ़ गया है, सिंपल सिंपल सवाल नहीं पूछता वो, मुश्किल मुश्किल पूछता है वो। ठीक है, पहले तो खाली इतना पूछ दिया करता था, बताओ PbI2 का कलर कौन सा होता है, आपने बोल दिया गोल्डन, एग्जाम में हो गया। अब ऐसे सवाल नहीं पूछता है वो, अब वो खतरनाक खतरनाक सवाल पूछता है। तो वो पूछ रहा है क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? तो आंसर है नहीं, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहां पर ऑक्सीजन किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। यहां पर भी ऑक्सीजन किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। तो ऑक्सीजन तो कभी अलग हुआ ही नहीं। भाई नियम क्या कहता है? या तो ऑक्सीजन मिल जाए किसी के साथ, या ऑक्सीजन चला जाए किसी के साथ, तो ही होता है। पर इसने तो नाइट्रोजन को छोड़ा ही नहीं, कह रहा है भैया मैं तो जहां भी जाऊंगा नाइट्रोजन के साथ जाऊंगा। तो इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बताता हूं। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि पार्टनर बदलना। समझ लो ये है हस्बैंड भैया, ये है बीवी भाई, ठीक है ना, हस्बैंड बीवी। अब इनको लगा यार मेरी बीवी तो अच्छी नहीं है, मुझे तो इसकी बीवी चाहिए, तो देखो इसने बीवी बदल ली। इसने कहा मेरी बीवी बदल दो, इसकी बीवी बदल गई। ठीक है, जब पार्टनर्स की अदला बदली हो जाए, ठीक है, एक दूसरी की बीवियां पसंद आने लग जाएं, तो उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो इसमें ध्यान रखना इस बात। ठीक है, चलो ओके, ये वाली जो टेबल है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो अब आते हैं एक्टिविटी 1.3, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस चैप्टर में कितनी सारी एक्टिविटी है, ठीक है ना, ये एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो वो ये कहता है कि मान लो अगर मैं जिंक के थोड़े थोड़े में ना छोटे छोटे पीस लेके डाल दूं एसिड के अंदर। क्या कह रहा है? मैं जिंक के छोटे छोटे पीस एसिड में डाल दूं, जिंक के छोटे छोटे पीस, जिंक इसमें सॉलिड फॉर्म, और एसिड क्या है? लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म एसिड का नाम क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एक्वस फॉर्म में डाल दूं, तो बताओ क्या होगा? तो हमारा क्या होगा कि अगर हम इसको एसिड में डालेंगे तो ये ना H2 गैस निकालेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ना एक पाइप लगा हुआ है और H2 गैस निकली हुई है, क्लियर है? ये निकालेगा। अब आपको ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। ठीक है, इसके अंदर आपका ना जो रिएक्शन है जरूरी नहीं है कि आप H2SO4 के साथ डालो, आप HCl के साथ भी डाल सकते हो, कोई भी एसिड लेके आप डाल सकते हो। अगर आपने कोई भी एसिड लेके डाल दिया आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें क्या हीट भी निकलती है? तो आंसर है हाँ। याद रखना जिसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी या जिसमें भी एसिड का इस्तेमाल होता है उसमें एक्सपेरिमेंट के बाद हीट निकलती है। क्लियर है? मेरी बात ध्यान रखना, किसी भी चीज में अगर एसिड का इस्तेमाल होगा या हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होगा उसमें हीट होगी, और जिसमें हीट होती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं मेरे लाल? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। एक और बात समझते हैं, क्या इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हुई है? तो आंसर है हाँ, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल हुई है। ठीक है, अब ये आपके लिए समझना बड़ा मुश्किल होगा। देखो
ऐसा होता है मेरे लाल। मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन की आधी परिभाषा समझाई, मतलब मैंने आपसे कहा कि जिसमें ऑक्सीजन लिया या दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। बड़ी दूसरी डेफिनेशन है हाइड्रोजन की। अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं या देते हैं तो उसको भी हम रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, इसका पार्टनर था SO4 और SO4 को किसे छोड़ना पड़ गया, हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को जो छोड़ना पड़ा वो एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई? या तो आपको ऑक्सीजन को लेना पड़े या ऑक्सीजन को छोड़ना पड़े, या हाइड्रोजन को लेना पड़े या हाइड्रोजन को छोड़ना पड़े, उसको हम मेरे लाल रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे इसमें ना अब आते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देख रहे हैं आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, समझते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा कि जब दो चीजें मिलती हैं तो तीसरी चीज मिलती है, बनती है, मतलब। ठीक है भैया, आपने आटा लिया, अंडे लिए, चॉकलेट लिया, ठीक है ना, ये सब लेकर आपने क्या बना दिया, केक बना दिया, केक बना दिया मतलब। तो कई चीजें मिलाकर क्या बनता है, एक चीज बनती है। तो जिन चीजों को मिलाया जाता है केमिस्ट्री की भाषा में उसे कहा जाता है रिएक्टेंट, और जिस चीज से मिलके टोटली बन चुका है, फाइनली कोई चीज बनी है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, तो इसका मतलब जो हमने अभी मतलब रिएक्शन पढ़ी थी, इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें ये वाला हिस्सा क्या हुआ, रिएक्टेंट, और जो फाइनल बना वो क्या हुआ, प्रोडक्ट। क्लियर है? नाउ जब भी इसके आगे कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है, कोई भी नंबर आगे लिखा होना चाहिए, क्या कह रहा हूं मैं, आगे लिखा होना चाहिए नंबर, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। और जो नंबर नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है उसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें एक बात और समझो, जो ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा होता है, एस ए क्यू ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो वो उसकी फिजिकल स्टेट बताए कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, किस चीज में है। क्लियर है? और लास्ट चीज है ये एरो, रिएक्शन। इजिकल टू नहीं लगा सकते आप, आपको यही लगाना है, एरो ही बनाना है। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई होगी। नाउ अब क्या होता है, एक नई चीज आई, उन्होंने कहा कि देखिए कॉमन सेंस लगाइए कि मान लो अगर मैं दो चीज को मिला रहा हूं तो तीसरी चीज दोनों चीजों से मिलके बनी है ना। इसका मतलब अगर यहां पर 5 ऑरेंज लगे हैं प्लस 5 आपका 5 किलो आटा लगा है, ठीक है, ठीक है, कुछ बनाने में, जैसे आपने क्या कहा है, हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल बदल के देखते हैं, थोड़ा रिलेटेबल एग्जाम्पल लो तो काम बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिए 5 लेमन लिए, 5 लीटर मैंने पानी लिया। तो मुझे बताइए जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसमें 5 लेमन और प्लस 5 लीटर पानी तो होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब कि जितनी चीज डाली है उतनी चीज आगे बनेगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, ठीक है, जितना भी इसका वजन होगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, उतना ही टोटल मास राइट हैंड साइड पे होगा। उन्होंने कहा बात सही है। ठीक है, अब क्या होता है, इन्होंने कहा कि ये चीज जब हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ये सामने इक्वेशन आपके है, इसमें देखना चाहिए कि मैग्नीशियम कितना डाला और इसमें कितना आया, ये दिखना चाहिए। ऑक्सीजन कितना डाला और बाहर कितना आना चाहिए, ये इक्वेशन से देख के पता लगना चाहिए, उनका ये मानना था। ठीक है, अब क्या हुआ, इस चीज के लिए इन्होंने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का इजाद किया। क्या कह रहा हूं मैं, इक्वेशन को बैलेंस करना, इन्होंने कहा कि इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। एक इक्वेशन में अगर हम खाली लिख दें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, तो हमें इससे सिर्फ इतना ही पता लगा कि भैया दो चीजों को मिलाया और ये चीज मिल गई, और ये नहीं पता लगा कितने मैग्नीशियम डले, कितना ऑक्सीजन डला, ये हमें नहीं पता लगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसको बैलेंस करो। ठीक, अब देखो इसी इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि एक मैग्नीशियम डला और फाइनल प्रोडक्ट में भी एक ही मैग्नीशियम मिला। ठीक है, 2 ऑक्सीजन डले
क्या डले? 2 ऑक्सीजन डले, पर मिला सिर्फ 1 ऑक्सीजन, तो ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए क्या लिखा, यहां पर 2 लिखा, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई O से करी, तो उसे मतलब क्या हुआ कि 2 ऑक्सीजन मिले, ठीक है। पर पंगा क्या हुआ, जैसे ही हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तो हमने mg से भी मल्टीप्लाई कर दी। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक काम करो, 2 की मल्टीप्लाई यहां ना करके 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दो। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अगर हमें किसी भी एक रिएक्शन में मल्टीप्लाई करनी होती है तो स्टार्टिंग में करनी होती है। क्या कह रहे हो मेरे बच्चे? अगर हमें कभी भी मल्टीप्लाई करनी होती है तो हमेशा हम स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 2 की मल्टीप्लाई होगी यहां पर सर अगर 2 की मल्टीप्लाई यहां पर होगी तो मैग्नीशियम तो 2 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे। इसका मतलब हमें यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। दोबारा देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी चीजें यहां पर होंगी उतनी चीजें राइट हैंड साइड पे होंगी। अगर मैग्नीशियम 1 है तो हमें भी 1 ही मिलना चाहिए। अगर ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं तो यहां पर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर कभी भी आपको इम्बैलेंस मिले, अगर आपको कभी भी इम्बैलेंस मिले तो बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर कम हो, तो भी नंबर कम हो, उसको सबसे आगे जाके मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? कर दिया। तो जैसे हमने करा, ऑक्सीजन तो 2 हो गए पर मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो हमने क्या करा, मैग्नीशियम की साइड से भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और देखो ये बराबर इक्वेशन बन गई। देखो जरा दोबारा लिख के दिखाऊं या इस इक्वेशन को साफ सुथरा करके दिखाऊं? देखिए अब इस इक्वेशन को देखो, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस। ये कह रहा है कि मतलब अगर हमें MgO बनाना है तो हमें 2 मैग्नीशियम के एटम लगेंगे मिनिमम। मिनिमम कितना लगेंगे? 2 मैग्नीशियम के एटम लगेंगे, 2 ऑक्सीजन के एटम लगेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तब 2 MgO के मॉलिक्यूल बनेंगे। बात समझ में आई? 2 मैग्नीशियम अगर मिलेंगे और 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तभी MgO बनेगा। इतना मिनिमम चाहिए तभी बन सकता है। ये है पूरी कहानी। ये मिनिमम हो गया, ठीक है। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, जरा कुछ इक्वेशन और देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा है ZnSO2 ZnOSO2। अब मुझे बताइए यहां पर क्या गड़बड़ है। अगर आप देखो यहां पर लिखा है Zn, यहां पर क्या है Zn, तो एक Zn सही है एकदम। S फॉर होता है सल्फर, एक सल्फर बिल्कुल बराबर है। बट अगर आप ऑक्सीजन देखें तो यहां 2 हैं और यहां 3 है। इसका मतलब ये मामला ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको अकल लगानी है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैलेंस द इक्वेशन, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको अकल लगानी है। अब देखो यहां पर बैठ रहे हैं टोटल 3 और यहां पर ही बैठ रहे हैं, यहां बैठ रहे हैं 2 3। क्लियर है? अब भैया इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है, आप इसको ना मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6। अब इसी तरह टोटल ऑक्सीजन इस इक्वेशन में 6 बना दो और टोटल इस इक्वेशन में 6 बना दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कि इधर भी 6 कर दो, इधर भी 6 कर दो। सर मुझे बात समझ नहीं आई, मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2 भाई हैं, एक पे प्रॉपर्टी 2 है, एक पे प्रॉपर्टी 3 है। क्लियर है? एक तरीका है कि आप इससे एक प्रॉपर्टी छीन लो तो दोनों पे 2 2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? एक तरीका ये है, पर ये वाला ऑप्शन ना हमें बैलेंस करने में नहीं होता। हम कुछ छीन नहीं सकते, हम दे सकते हैं। क्या सुनो, हमें बैलेंस करने के लिए हमें छीनने की इजाजत नहीं है, सिर्फ देने की इजाजत है। तो देने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर थी 2 और 3, तो 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6। तो अगर 2 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। और 3 को अगर 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। बस यही करना है। देखो जरा, देखो तो सबसे पहले मैंने यहां पर 2 को मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4, सॉरी ये बन गया 2 और ये बन गया 2, 2 + 2 4, ये 4 हो गए। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसे देखो जरा,
4 हो गए, पर हमें इसमें 2 और चाहिए। तो इसने क्या किया, यहां पर 2 और लिख दिया। तो देखो 2O कितना हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 2 इंटू O2। तो ये कितने हो गए, टोटल हो गए 6O। तो ये तो एकदम बढ़िया हो गया। अब जरा यहां पर भी बैलेंस करना पड़ेगा। देखो यहां पर इसने लिखा 3 इंटू O2 कितना हो गया 6O। बढ़िया हो गया, बैलेंस हो गया। पर जब हम बैलेंस कर रहे थे ना, तो हमने आसपास के जो भैया बहन है हमारे, उनको छेड़ दिया। देखो जैसे ही मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी, तो ऑक्सीजन तो चलो ठीक हो गया, पर Zn से मल्टीप्लाई हो गई। तो Zn के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2। बहुत ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, Zn के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2। ठीक है, अब पंगा क्या है, हम किसी छीन तो सकते नहीं, दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पर Zn को हमने 2 दिए हैं, तो यहाँ पर भी Zn को 2 दे दो। देखो यहाँ पर 2 दे दिए, ये बराबर हो गया। आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आप इक्वेशन देखो, आपको बैलेंस हो जाएगी। अगर आप नॉन साइंस बच्चे हो, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, एक बार वीडियो पॉज करके इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करो, आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि आप ना किसी को कुछ दे सकते हो, छीन नहीं सकते। क्या कह रहा हूं मैं, दे सकते हो, छीन नहीं सकते। और जो चीज इम्बैलेंस में हो, भाई लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन क्या है 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना 6। तो इसका मतलब हमें इधर 6 बनाना पड़ेगा किसी तरह, और इधर भी 6 बनाना पड़ेगा। अगर 6 बनाने के लिए क्या करना है, अगर यहाँ पर 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब बनेगा भैया 6। क्लियर है ना, ऐसे आपको करना है, करके देखो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपने खुद से करके देखा होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब आता है PbNO3 टू NaCl, NaNO3 और PbCl, इसे बैलेंस करना है। अब इसे बैलेंस करने में बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत समझो बेटा, देखो Pb कितना है 1, तो यहाँ पर भी 1 है, ये तो चेक, ये तो बराबर है। Na कितना है 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बराबर है। यहाँ पर देखो Cl कितना है 1, और यहाँ Cl कितना है 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आंसर आ रही है। यहाँ पर NO3 देखो कितना है 1, और यहाँ NO3 कितना है 2। भैया गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो बैलेंस नहीं हो रहा। ठीक है ना, अब भैया यहाँ पर हो गई मामला गड़बड़। ये हमने देख लिया कि यहाँ पर ये बैठ रहा है 2, यहाँ पर ये बैठ रहा है 1, यहाँ पर ये बैठ रहा है 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर दोबारा आके बैठ रहा है 1। ठीक है, 2 1 1 2 बैठ रहा है, ये मामला है, इसको सेटल करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2 के पास 2 इंटू 1 कितना होता है 2। इसका मतलब इसे किसी तरह से 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना बैठ रहा है सर 2। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 कर दिया, यहाँ पर देखो 2 से आ गया मल्टीप्लाई। अब जरा चेक करो, यहाँ पर क्या हो गया, 2 कैल्शियम, सॉरी 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ 2 से Na को भी मल्टीप्लाई करा है, सोडियम 2 सोडियम, यहाँ पर भी 2 सोडियम, प्रॉब्लम सॉल्व, वेरी गुड। ठीक है, अब हमने और क्या किया है, बस सारा रिजॉल्व हो गया, तो अपने आप ही हो गया, इसको कुछ खत्म कहानी। ठीक है ना, ये हो गई कहानी, इतना ही करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। अरे आगे चलें। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए, ये एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ना, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विस कह रहा हूं, सीडीएस और एनडीए में आए हैं। ये क्वेश्चन सीडीएस एनडीए में आए, ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे डाल के बताएंगे। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। और चलो अब देखो आंसर क्या बैठ रहा है, बी बैठ रहा है। ठीक है, ये दे रखा है, और इसका क्या बैठ रहा है, ए बैठ रहा है। मैंने कैसे करा है, मैंने आपको सब लिख के दिया है। ठीक है ना, अच्छा ये वाला सवाल मैं बता देता हूँ, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो आप खुद से कर लोगे, ठीक है ना, सेकंड वाला बताता हूँ। सेकंड वाला क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन क्या होती है, जब आप एसिड और बेस को ऐड करते हो तो एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। वो कौन सी इक्वेशन है, तो एसिड देखो किसमें, एसिड देखो इसमें है, सॉरी एसिड एरा और बेस एरा।
इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट मिल गया, ठीक है। इसमें देखो ये तो बेस है, ये सॉल्ट है, बेस सॉल्ट कुछ नहीं होता। ये ना, ये गैस है, ये भी गैस है, इसमें भी कुछ नहीं होगा। ये तो खाली, ये तो सॉल्ट की सॉल्ट है अपने नाम में। तो आंसर क्या होता है, ए इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक सवाल आता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम, या मेरी ना स्किन पता नहीं कैसे काला काला हो रहा हूँ बार बार, लाइट के सामने बैठा हूँ। चलो देखते हैं, उसका रेजोल्यूशन निकालेंगे, पहले पढ़ा ले। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसको आपको गर्मी देनी पड़े, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक वो होता है जिससे गर्मी निकले। बात समझ में आ रही है। सो जो अपने आप हीट दे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, जो गर्म चाय की प्याली होती है उसको अगर आप हाथ लगाओगे तो क्या होगा, चल जाओगे, क्लियर है। ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, क्या वो गर्म होती है, नहीं, उसको तो आपको गर्म करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गई, एंडोथर्मिक। जिसे गर्म करना पड़े वो एंडोथर्मिक, और जिसमें से आग निकल रही हो वो एक्सोथर्मिक। याद करने का तरीका क्या है, EXIT। एक्सोथर्मिक में आता है EX, मतलब बाहर निकलना। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। एंडो, ये कह लो अंडर, तो अंडर मतलब अंदर, इसको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलो याद रख की बात होगी। अब ना हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। जैसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, दो चीजों को अगर आप मिलाएंगे तो एक चीज मिलेगी। दो चीजों को मिलाएंगे आप, एक चीज मिलेगी। दूसरा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, कि कोई एक चीज है उसको तोड़ दो, कैसे भी तोड़ दो, गर्म करके तोड़ दो, हाथ से तोड़ दो, कोई रिएक्शन करा दो, कैसे भी करके उसको तोड़ दो तो दो चीजें मिल जाएंगी। इसमें क्या होता है, दो चीजों को मिलाओ एक से ज्यादा चीज मिलेगी, उसे हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। और इस कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है, आग लगाई जाती है, फायर, ठीक है। और फायर के लिए यहां पर O2 डाला जाता है। क्या डाला जाता है, O2। O2 का इस्तेमाल कंपलसरी है, ध्यान रखना। यहाँ पर कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, O2 का इस्तेमाल कंपलसरी होता है। दूसरा होता है न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन क्या मतलब, जो भी बताई थी, एक एसिड होना चाहिए, क्या कह रहा हूं मेरे बच्चे, एक एसिड होना चाहिए और एक आपके पास बेस होना चाहिए, तो मिलके क्या बनाता है, ये सॉल्ट बनाता है। ये रहा, क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने सबसे पहले करी थी, इसको हमने गोल्डन रेन वाला करा था। गोल्डन रेन वाली याद आ रही है, मैंने आपको कराई सबसे पहले, सबसे पहले देखो यहाँ पर कराई थी, ये वाली, ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसने इसका पार्टनर ले लिया, इसने इसका पार्टनर ले लिया, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। दोनों बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। या पार्टनर की अदला बदली कर लेते हैं, तो उनसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो इतनी बात समझ आ गई। अब हमें ना कुछ इनकी रिएक्शंस हैं हर एक की, जो हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे सबसे पॉपुलर इसकी रिएक्शन है कैल्शियम और सल्फर। अगर आप कैल्शियम सल्फर को मिलाओगे तो एक प्रोडक्ट देगा कैल्शियम सल्फाइड, CaS, क्या देगा, कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। थोड़े और एग्जांपल देख लो इसके। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो मिलेगा CO2, जो आप अपने फेफड़ों से निकालते हो, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओगे तो H2O, ठीक है ना, ये बहुत है। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। CO2 और O2 को मिलाओगे तो CO2 मतलब CO, गलत भूल गया, CO और O2 को मिलाओगे तो CO2 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें खास बात क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कि प्रोडक्ट तो एक निकलता ही निकलता है, इसमें हीट भी निकलती है, गर्म होती है रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी नाक, जो नाक से सांस निकाल लो, मुंह से सांस निकाल लो, ऐसे हाथ पे मार के देखो हल्का सा, तो आपको यही हवा गर्म महसूस होगी, करके देखना। तो आपको ध्यान आया कि कार्बन ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं और मेरे फेफड़ों से जब CO2 निकल रही है तो गर्म हवा दे रहा है, क्लियर है, इसलिए कहा जाता है। और आपने ये भी सुना होगा कि हमारे कहना पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है जिसकी वजह से तापमान बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, कि जब हमारा तापमान बढ़ता है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो पॉल्यूशन के वक्त हम CO2 निकालते हैं, और CO2 जो होती है वो गर्म हवा होती है। CO2 क्या होती है, गर्म हवा होती है, ठीक है ना। इसलिए
तो याद रखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की दो खास बात है, एक सिंगल प्रोडक्ट देगा, दूसरा हीट भी निकालेगा, गर्मी भी देगा। ठीक है, कुछ और ज्यादा बड़े अच्छे एग्जाम्पल है जो एग्जाम में देखे गए हैं, जैसे MgO CO2 देता है MgCO3, दूसरा है लिथियम एंड सल्फाइड गिव्स LiS, अमोनिया, अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव NH3, एंड लास्ट है अमोनियम प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गिव दिस अमोनियम सल्फेट। क्लियर है, ये सारी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये मुझे मुंह जुबानी याद है और आपको भी ऐसे ही याद होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हो गई, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम, अच्छा एक और बड़ी पॉपुलर है यहाँ पर, नहीं हाँ ये देख, ये होता है ग्लूकोज। ये क्या होता है बेटा, ग्लूकोज। हमारा जो खाना होता है ना ग्लूकोज में टूटता है, और जब हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन से मिल जाता है, जब वो ऑक्सीजन से मिल जाता है तो CO2 बनाता है और फाइनली H2O। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, सांस लेना होता है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। पर वहीं जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसमें हीट अलग से देनी पड़ती है, सूरज से गर्मी लेनी पड़ती है। क्लियर है, तभी वो काम करता है। ठीक है ना, हमारा हीट देने वाला है और प्लांट्स का हीट लेने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा एक और एग्जांपल देखें जरा, ये देखो, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को और हाइड्रोजन को पानी को मिला दें तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, जिसे हम स्लिकेट लाइम भी कहते हैं हम। ठीक है ना, अब ये व्हाइट वॉशिंग के बहुत कम आता है, चूने का पानी कहा जाता है सर। ठीक है, अब जो स्लिकेट लाइम है, ये जो रिएक्शन होती है इसमें गर्माहट महसूस होती है। क्या महसूस होती है, गर्माहट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप अगर इसके बीकर को छू के देखेंगे ना तो आपको गर्म महसूस होगा, ये भी बहुत पॉपुलर रिएक्शन होती है। ठीक है, CaO को इसका एक पेट नेम है क्विक लाइम। क्या नाम है, क्विक लाइम। और COS2 का क्या नाम है, कैल्शियम, कॉमन नेम है स्लिकेट लाइम। क्या नाम है मेरे बच्चे, स्लिकेट लाइम, ये रहा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इस पे ना आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे। जैसे ये कहा जाता है कि अगर आप क्विक लाइन में पानी डाल दें तो चूने का पानी तैयार हो जाएगा, और उस चूने के पानी को 2 से 3 दिन, देखो एग्जाम में भी आया है, ध्यान सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि अगर आप जो चूने का पानी है, ठीक है ना, उसको 2 से 3 दिन अगर आप खुले में छोड़ दें, हवा में छोड़ दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर घुस जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि मार्बल बनेगा। आई एम श्योर आपने अपने घर में देखा होगा, कभी कभार चूने की पानी की जो बाल्टी होती है, बकेट होती है, वो खुले में छूट जाती है, तो व्हाइट रंग का ना सीमेंट फॉर्म में मजबूत चीज की बन जाती है। क्या कह रहा हूं, व्हाइट रंग का सीमेंट टाइप में कोई चीज मजबूत सी बन जाती है बकेट के अंदर, और फिर मम्मी को बकेट फेंकनी पड़ती है क्योंकि वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जम चुका है, पत्थर हो गया, एकदम पत्थर, मार्बल फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो जाता है। ये अब उसे तोड़ना ही पड़ेगा तभी काम होगा। क्लियर है, तो ध्यान रखना, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कोई एक चीज है और उसको तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद वो 2 या 2 से ज्यादा चीजों में कन्वर्ट हो गया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम तोड़ें तो कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, कार्बन हाइड्रोक्साइड को तोड़ें तो CO और H2O में टूट जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ओके। एक बहुत ही कमाल की रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए, फेरस सल्फेट होता है। फेरस मतलब होता है आयरन, नॉर्मली आपने आयरन ग्रे रंग का देखा होगा, ठीक है, पर जो सल्फर से मिल जाता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन टाइप का क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। ठीक, जब आप उसे हीट करते हैं, गर्मी देते हैं, तो वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, अगर आप में सेम में कैल्शियम कार्बोनेट था जो आपका भी मार्बल में कन्वर्ट हो गया था, याद हो रहा हो, मार्बल में कन्वर्ट हो गया था, इसको आप हीट दें, खूब हीट दें, तो ये क्विक लाइम में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 हवा में फेंक देगा। क्लियर है, बात याद रही। अब एक बात और आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखो कि जो फेरस सल्फेट है वो दिखने में होता है ग्रीन, और जो फेरिक ऑक्साइड है वो दिखने में होता है लाल, या मैं कहूं ब्राउन रेड, इस रंग में होता है। देखो जरा,
ठीक है, इसका रंग में ब्राउन रेड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, कलर्स याद रहने बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए जरा। अब आता है FeCC2O4, ठीक है ना, ये जो होता है इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड नहीं, सॉरी गलत बोल गया। ओके, इसे कहते हैं आयरन ऑक्सलेट। क्या कहते हैं? आयरन ऑक्सलेट। आयरन ऑक्सलेट की खास बात क्या है कि जब इसको तोड़ा जाता है, इसको भी हीट दें तो ये FeO बनाता है। क्या बनाता है? FeO। देखो ये वाला था Fe2O3, ध्यान से देखो बेटा, कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, ध्यान सुनो। ये बनाता है Fe2O3 और ये वाला क्या बनना है? FeO। तो देखो जो FeO वाला है वो तो एकदम ब्लैक है और उसका निकनेम है वस्टाइट। क्या नाम है? वस्टाइट, ठीक है। वहीं जो आपका फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, वो क्या है बेटा? ब्राउन प्लस रेडिश कलर उसमें आता है, ठीक है ना, ब्राउन रेडिश कलर आता है, ठीक है, या उसको ना रस्ट कलर भी बोला जाता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि रस्ट कलर इसमें दिखता है तो है Fe2O3, ठीक है, ध्यान रख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। चलो आगे चलते हैं। अब एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो आपको समझना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का ही है। वो है कि अगर आप लेड नाइट्रेट को, जो व्हाइट रंग का होता है, उसको आप तोड़ें तो आपको येलो रंग का पाउडर मिलेगा। क्या बोल रहा है? अगर आप लेड नाइट्रेट को तोड़ें तो आपको येलो रंग का पाउडर मिलेगा, उसे हम कहते हैं लेड ऑक्साइड। क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड। जरा इसका एक रिएक्शन और दिखाऊं मैं आपको, वो था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर याद आ रहा, गोल्डन रेन वाला। दिखाऊं, ये देखो, ये है PbNO3, ठीक है। PbNO3 को जब हमने इससे रिएक्ट कराया तो जब PbI2 में कन्वर्ट हुआ तो वो गोल्डन रंग में हुआ, पर जब मैं PbO की बात कर रहा हूं तो वो येलो रंग में आ गया, येलो रंग के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, येलो सॉलिड में, ठीक है। ये बात बेटा याद रखनी है, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे देखें जरा। ठीक, ये याद रहेगा आपको बात, ठीक है। चलो अब आते हैं AgCl2 में। अगर आप AgCl2 को सनलाइट में छोड़ दो तो वो Ag और Cl में टूट जाएगा। सेम वे अगर आप AgBr को छोड़ दो तो वो Ag और Br2 में टूट जाएगा। क्लियर है? और जब वो टूट जाएगा तो आप नोटिस करोगे जो आपको ये चीज दिख रही है सिल्वर, ये काला हो जाएगा, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को फोटोग्राफी में यूज करा जाता है। बात समझ आ रही है? यही वाली सेम रिएक्शन को हम फोटोग्राफी, पुरानी वाली फोटोग्राफी, अभी वाली नहीं, पहले ना रील आती थी ऐसे करके, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, आपकी जनरेशन ने तो देखी नहीं है। पहले ना फोटोग्राफी की रील आया करती थी तो उसमें ये फॉर्मेट यूज होता था। तो ये वाली जो फॉइल होती थी वो सिल्वर ब्रोमाइड की होती थी, सिल्वर ब्रोमाइड की, तो वहां पर इस्तेमाल करा जाता था, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि फोटोग्राफी में पहले कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल होता था, तो वो ये वाली रिएक्शन थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। अब अगली चीज पे आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से जो भी आपको डीकंपोजिशन की रिएक्शन, डीकंपोजिशन क्या था? कोई एक चीज किसी बड़ी चीज में टूट जाती है, ठीक है ना। तो बताइए इनमें से कौन सी डीकंपोजिशन रिएक्शन सही है, इसमें इसने सवाल पूछा ये। अच्छा, ये बड़ी कमाल की डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये आपके एग्जाम में भी आई है। इस डीकंपोजिशन रिएक्शन की खास बात ये होती है कि इसमें जब KClO3 जो कि पाउडर सब्सटेंस में होता है, ये क्या होता है, हीट करने पे ये KCl में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, और इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत ध्यान रखनी है। O2 इसका बाय प्रोडक्ट होता है। अब जब O2 चेक करना होता है ना तो इसके ऊपर मोमबत्ती रख देते हैं, तो जो मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है वो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। और मान लो आपने एक कैंडल है उसे तुरंत बुझाओ और ऑक्सीजन के सामने ले आओ तो जल उठती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक नाउ। अब यहाँ पर आपके सामने ये है क्वेश्चन, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है इनमें से सही कौन सी है, बैलेंस इक्वेशन। तो इसका देखो आंसर तो फिलहाल ये वाला है, ए। सो अगर आपको रिएक्शन भी ढंग से नहीं पता होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहाँ पर O3 लिखा हुआ है, यहाँ O2 लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना होता है, ठीक है।
तभी काम बन पाएगा। चलिए अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट है, ये नहीं कर पाते हैं बच्चे और इसे आपको समझना है। देखिए जो आपका डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है उसको आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी वो ऑक्जेलिक एसिड टूटेगा, ठीक है ना, तो वो HCOH और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, या मैं कहूँ फॉर्मिक एसिड में। अभी कैसे हुआ है इतना सब कुछ ये याद मत रखो, बस इतना याद करो कि ऑक्जेलिक एसिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस फॉर्मिक एसिड की खास बात क्या होती है ये आपको याद रखना है। नंबर 1 ये आंट्स में मिलता है, जो आपकी चींटियां होती हैं उसमें। दूसरा ये कलरलेस होता है, ठीक है, याद रखना ये बात। तीसरी बात, ये फॉर्मिक एसिड कई एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाने में काम आता है, और जो लेदर होता है ना, लेदर, उसकी लेदर की पॉलिशिंग में बहुत काम आता है। लेदर की पॉलिश या उसकी टाइटनिंग में, टाइटनिंग मतलब लेदर एकदम टाइट हो जाए, हल्का ना रहे, सॉफ्ट सॉफ्ट ना बना रहे, चमड़ा टाइट हो जाए, चमड़े को टाइट करने में हमारा काम आता है फॉर्मिक एसिड। ये बात आपको याद रखनी है। याद रखना कि ऑक्जेलिक एसिड अगर टूटेगा तो किसमें बनेगा, वो फॉर्मिक एसिड में बनेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक तो कंपाउंड होता है, ठीक है ना, और एक ऐसी खाली घूम रहा होता है। तो जो खाली घूम रहा होता है उसको दूसरे का पार्टनर बड़ा अच्छा लग रहा होता है, तो वो तोड़ने की कोशिश करता है। देखो जरा, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो पोटेशियम है भाई और सोडियम की हो रखी है शादी, सोडियम की रखी है शादी, जैसे NaCl, ठीक है, NaCl, पोटेशियम का होता है सिंबल K। तो K क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब इसमें ताकत ज्यादा है, ठीक है। तो ये कहेगा कि तेरी बीवी तो मैं लेके जाऊंगा, तो भैया ये ऐसे बन जाएगा KCl + Na। तो जो जिसके ऊपर बैठा है वो उससे ताकतवर है। जैसे मैं बताऊं, अगर मैं कहूं बताओ कार्बन किससे ताकतवर है, तो कार्बन इन सभी से ज्यादा ताकतवर है। मैं कहूं सोडियम किससे ज्यादा ताकतवर है, तो इससे ताकतवर। जैसे मैं कहूं CaCl2 + सोडियम, अब सोडियम जैसे ही इसमें गिरा वो कहेगा ये वाली बीबी तो मेरी है, वो लेगा NaCl और कैल्शियम को बाहर भगा देगा। ये ताकत है होती है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, और ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 2-3 बार याद करोगे अपने आप याद हो जाएगी, भागना मत, ठीक है। इसे याद करने का बिल्कुल ही सिंपल सरल है कि जो पोटेशियम होता है अगर वो पानी में गिर दो तो बम की तरह पड़ता है। सोडियम जो है वो फुस करके, मतलब फुस मतलब कैसे, जैसे होती है ना चरखी की तरह फटता है। कैल्शियम क्या होता है, पानी में एकदम घुल जाता है। मैग्नीशियम काला हो जाता है, और एल्यूमिनियम को अगर समय दो तो काला हो जाता है, ठीक है। और कार्बन जो होता है वो आपको काला मिलता ही है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको याद करना है, पोटेशियम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सोडियम थोड़ा कम खतरनाक होता है, कैल्शियम बस पानी में घुल जाता है, मैग्नीशियम काला हो जाता है, और एल्यूमिनियम को बहुत समय लगता है काला होने में, और कार्बन तो काला होता ही है, ठीक है। उसके बाद आता है जिंक, आयरन, टिन, लेड। अभी 4 आपके एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स आपको इसी भाषा में आना है, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ठीक है। अब जैसे ही 4 खत्म हो गए तो इसमें एक इंटरवल, मतलब बीच में आ जाती है गैस, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इन 4 एलिमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा कौन भारी है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कुछ ऐसे एलिमेंट है जो आप ना हर जगह देखोगे जो यूज में है, जैसे कॉपर। कॉपर क्योंकि आसानी से रिएक्ट नहीं होता किसी चीज से, ठीक है ना, तो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है यार, है कहीं रिएक्ट नहीं होता आसानी से, इसलिए कॉपर आपको हर जगह दिखता है, बर्तनों में, तारों में। उसके बाद सिल्वर बहुत मुश्किल से रिएक्ट होता है, चांदी, Ag बहुत मुश्किल से। गोल्ड कभी नहीं होता, गोल्ड को पानी में गिर दो, ठीक है ना। अगर आपने रेड 2 मूवी देखी है, रेड 2 मूवी में गोल्ड पूरा का पूरा पानी में डुबो दिया था, जिससे भैया वो किसी को मिले ना। और सबसे अच्छी बात है गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, पर अगर मान लो मैं पोटेशियम को पानी में गिर दूं तो बम की तरह फट जाएगा, समझ लो। और अगर आयरन की चीज को पानी में फेंक दूं तो समय के साथ गल जाएगी वो, ठीक है ना। लास्ट है गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ये सबसे कम रिएक्ट होता है, सबसे कम, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस आपको याद करनी है, तभी आपका भला हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते जरा। अब एक क्वेश्चन देखिए जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। अब मुझे जरा कॉमन सेंस से बताइए, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर? सर आयरन लिखा है आपने यहाँ पर और कॉपर है यहाँ पर, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल
इसका मतलब आयरन उड़ा ले जाएगा इसकी बीवी को, आयरन भैया इसकी बीवी को उड़ा ले गया, देखो ये बन गया, ये कॉपर हो गया। क्लियर है? जब आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन देखोगे तो वो ब्लू रंग का होता है, आप पानी में घोलोगे तो भी वो लाइट ब्लू मतलब स्काई ब्लू टाइप का कलर बना देगा। पर जैसे ही आप इसे आयरन सल्फेट में कन्वर्ट करोगे तो ये बहुत ही डल टाइप का ग्रीन कलर बन जाएगा, डल ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर बाहर रह जाएगा। क्लियर है? तो इसी बेस पे एक आपका एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है, आयरन की तो यहाँ पर नेल लटका देते हैं और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन घेर देते हैं। क्लियर है? अब जैसे ही इसे करते हैं तो एक बात नोटिस करते हैं कि आयरन नेल तो हो गई है ब्राउन रंग की, आयरन नेल पे क्या चिपक गया है, कॉपर, और जो आयरन था वो कॉपर सॉल्यूशन में जाके डिसॉल्व हो गया, वो बन गया आयरन सल्फेट। क्लियर है? ठीक है, ये आयरन बिफोर की है और ये आयरन आफ्टर एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है? ये इसकी खास बात है। हाँ ठीक है, चलिए ये हो गया। एक और देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिंक और कॉपर की। अगेन सवाल है जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक और कॉपर में देखो, जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा, तो ये जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा बिल्कुल। तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। इक्वेशन कुछ ऐसी देखी। लेड और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, अगेन लेड ज्यादा रिएक्टिव है। देखो लेड ये रहा, कॉपर ये रहा, ठीक है। लेड भैया ऐसे धक्का मार देगा, ये बन जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। आगे देखिए जरा, अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि भैया ये इसकी बीवी को उड़ा ले जाएगा और ये इसकी बीवी को उड़ा ले जाएगा। अगेन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये पूरी इसकी रिएक्टिविटी सीरीज पे ही लागू होती है, ठीक है ना। इसमें क्या था, जैसे पहले वाले इक्वेशंस में देखेंगे, पहली वाली इक्वेशन में ये भाई साहब अकेले थे, ये भाई साहब अकेले थे, अभी अकेले नहीं रहेंगे, ये दुकेले हो जाएंगे। मतलब अगर मान लो इस आयरन की जगह मैं लिख दूं FeCl3, तो क्योंकि आयरन इसको उड़ा ले जाएगा तो कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा, तो कॉपर इसको उड़ा ले जाएगा। सिंपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट सबसे आसान होती है, ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत ही अच्छा है कि सोडियम सल्फेट को अगर आप डाल दो, देखो यहाँ पर सोडियम सल्फेट को हम डाल रहे हैं, देखो डाल रहे हो, टेस्ट ट्यूब से डाल रहे हैं, किसमें, बेरियम क्लोराइड के अंदर। तो देखो क्या होगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ, ये आपका हल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ध्यान तरीका है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो सोडियम सल्फेट होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल, पर जैसे ही जब इसका पाउडर बेरियम सल्फेट बनता है तो ये पाउडर फॉर्मेट में बन जाता है, और जो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए यहां तक की बात हो गई है। अब हम समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे चैप्टर की आखिरी चीज है। आपको रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन जब लिया जाता है, ये ऑक्सीजन दिया जाता है, तब उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सेम पे हाइड्रोजन के साथ है, जब हाइड्रोजन दिया जाता है या हाइड्रोजन दिया जाता है तो हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो चीजें होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बात आपको पूरी डिटेल में समझनी पड़ेगी, तभी आपकी बात बनेगी। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, या अगर आप हाइड्रोजन को दे रहे हैं तो हम भी उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। रिडक्शन क्या कहता है कि हमने हाइड्रोजन को तो गेन किया है और ऑक्सीजन को हमने लॉस किया है। मेरी बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन क्या कह रहा है, मैंने ऑक्सीजन ले लिया तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ठीक है, पर मैं दे क्या रहा हूं, हाइड्रोजन। ये बात याद रखनी, कंफ्यूजन नहीं करना है। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन तो गेन करता है और ऑक्सीजन लूज करता है। क्लियर है। चलो आगे देखो जरा। अब इतनी बात अगर मोटी मोटी समझ में आ गई है तो अब आपको ध्यान रखना है कि एक हम ना इस तरह से कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट फॉर्म में। देखो ऐसा है कि मैंने ना एक ट्रिक बनाई है जिससे ना कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, से बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आराम से हो जाए। आपको ध्यान रखना है ऑयल रिग, ट्रिक का नाम है ऑयल रिग। ऑयल रिग क्या होती है, एक ऐसी मशीन होती है जिसका काम तेल निकालना होता है जमीन से, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन वर्ड के लिए हम यूज करेंगे ऑयल और रिडक्शन के लिए यूज करेंगे हम रिग। देखो मेरी बात ध्यान से देखो,
इतनी बात तो आपको समझ में आ गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ इक्वेशन दिखाता हूं तो आपको शायद समझ में आ जाए। है यहाँ पर था कहीं यार, रिडक्शन रिडक्शन था कुछ। हाँ ये देखो, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो था बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताओ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ। और हाइड्रोजन चला गया है, अगर हाइड्रोजन चला गया है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर है? ये हम ऑक्सीडेशन है। अगर मान लो ये हाइड्रोजन किसी से जाके चिपक जाता, जैसे मैं आपको बताता हूं, इक्वेशन ऐसी होती ZnCl2 प्लस H2SO4, ऐसी रिएक्शन होती। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से जाके चिपक जाता, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोरीन से जाके चिपक जाता, तो बनता HCl प्लस ZnSO4, क्लियर है? अब क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन से जाके चिपक गया है तो हम इसे कहेंगे रिडक्शन। क्यों रिडक्शन कहेंगे हम इसे? क्योंकि इसमें ना इसने हाइड्रोजन को गेन किया है। हाइड्रोजन को गेन करने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, क्लियर है? बट यहां पर ZnSO4 को हम क्या कहेंगे, इसको ऑक्सीजन मिल गया है तो हम इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? ये आपका खेल है, ये आपको समझना है, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन को गेन करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, हाइड्रोजन को गेन करने को हम रिडक्शन कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, ऑक्सीजन को गेन करने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और हाइड्रोजन को गेन करने को हम रिडक्शन कहते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ एक चीज और है जो आपको समझ नहीं हो, हम ना इलेक्ट्रॉन के गेन को और इलेक्ट्रॉन के लूज करने को भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे सोडियम और क्लोरीन है, ये दो हैं। सोडियम की एक आदत होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है लोगों को, ठीक है, और क्लोरीन की एक आदत होती है कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो अगर वो ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है तो हम उसे कहते हैं, सॉरी, ऑक्सीडेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन के लॉस करने को कहते हैं। तो सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो अगर लूज कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन, सॉरी कोई एटम इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखो ब्रोमीन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो मुझसे हमने से क्या कहा, रिडक्शन। क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो मुझसे हमने क्या कहा, रिडक्शन। क्लियर है, बात समझ में? यहाँ पर जो पोटेशियम है इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो हो गया ऑक्सीडेशन, पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो वो हो गया रिडक्शन। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं पूरे कंसेप्ट को समराइज करता हूँ। समराइजेशन में ये है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आप ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो आप कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, प्लस एक और चीज है कि आप इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ध्यान रखना। क्लियर है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दो बात समझ गए आपकी बल्ले बल गया, ठीक है ना, आपने पूरा कंसेप्ट पकड़ लिया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी तो लिखा है। बेटा अगर आप इसे याद करने बैठ जाओगे ना तो आप कंफ्यूज जाओगे। बस आप इतना याद करो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है। ऑक्सीडेशन में हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और रिडक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्लियर है, चलिए यहां तक की बात हो गई है, आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया मैंने आपको। ओके, नाउ कॉपर और ऑक्सीजन के मिलने से कुछ रिएक्शंस यहां पर थी जो आपके इसमें दी गई हैं कि कॉपर जो होता है ब्राउन रंग का होता है, ठीक है, और अगर उस कॉपर को, जो सॉलिड कॉपर है, उसको अगर हम गर्म करें, जलाएं, ठीक है, तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा हीट करने पे, सर ठीक है। अगर कॉपर ऑक्साइड के पास हम हाइड्रोजन गैस और पास कर दें और उसे और गर्म करें तो वापस हमें कॉपर मिल जाएगा। ये बात उन्होंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। ये एक तरह की रिवर्स रिएक्शन है।
कॉपर को ऑक्सीजन से मिलाओगे, हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। इसी कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन गैस को पास करोगे तो आपको कॉपर वापस मिल जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अब एक बात और देखिए, ZNO, अब मुझे आप सोच के बताइए, अगर ZNO में कार्बन का रिएक्शन कराया तो Zn अलग चला गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो बताइए ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? सर यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो रिडक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि Zn जो है अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है कार्बन को, पर क्योंकि कार्बन ने तो गेन किया है, कार्बन को तो ऑक्सीजन मिला है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर है? और इस पूरी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। पूरी रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? रेडॉक्स रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि Zn क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? हुआ नहीं है, क्या करने वाला है? वो करने वाला है ऑक्सीजन को लूज करने वाला है, तो लूज करने को कहते हैं हम रिडक्शन। ठीक है, और गेन करने को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहां पर आ गया है। क्लियर है? यहां पर देखो MnO2 ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, तो लूज करने को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, ऐसे समझ में आती है। देखो लास्ट पार्ट है कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या होता है? किसी भी मेटल का या तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होना या सॉल्ट में कन्वर्ट होना, वो हम कोरोजन बोलते हैं। क्लियर है? आपने ये वाली इक्वेशन बहुत फेमस है, आपने हर जगह देखी होगी और अब तक तो पढ़ पढ़ के आप समझ भी गए होंगे। आयरन कैसे रस्ट होता है? ऑक्सीजन आता है, पानी आता है, आयरन उसमें होता है और वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बट आप सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में क्या है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड होना चाहिए, तब वो काला होना शुरू हो जाता है, चम्मच काली होनी शुरू हो जाती है। अब ये देखो, आपको नहीं पता होगा, जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाई गई थी तो वो कॉपर की थी, पर वो जंग लग लग के खराब हो के ग्रीन रंग की हो गई। कैसे हो गई ग्रीन? देखो इसमें काफी सारे प्रोसेस थे, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा जो हवा में है, क्लियर है? वो काली पड़नी शुरू हुई। देखो यहां पर वो काली पड़नी शुरू होने लगी। ठीक है, काली पड़ने के बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद सल्फाइड हवा में था, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है ना, सल्फाइड हवा में आने लगा और उस सल्फाइड से वो और काली पड़ने लगी। ये देखो वो और काली पड़ने लगी, 3 साल में वो पूरी तरह से काली हो गई। बट जैसे ही उस सल्फाइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन और होने लगा तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगी, ग्रीन ब्लू में। और फाइनली जो आज हम देखते हैं वो सबसे सड़ियल खराब स्टेट में आपकी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसे हम सुंदर सुंदर कहते रहते हैं। और ओरिजिनल कलर क्या था? ये वाला। अब जो हम देख रहे हैं वो ये वाला। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द रीजन कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अपना रंग छोड़ रही है। ठीक है ना, अगला देखो, जो हमारे फल सड़ते हैं उसे हम कहते हैं रॉटनिंग। रॉटनिंग में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, मतलब जो फल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के रिएक्ट को इस्तेमाल करता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया उसे सड़ाना स्टार्ट करता है, उसे हम कहते हैं रॉटनिंग। क्लियर है? अब आपके सामने कुछ सवाल है, आप मुझे बताइए इनमें सही सवाल क्या है। पहला सवाल है, ये आपके सीडीएस में आप देख पा रहे होंगे, पेपर की जो क्वालिटी वो पीछे दिख रही है, वो पूछ रहा है इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो थर्मल डिकम्पोजिशन लेता है? सिल्वर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कौन सा आपका है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये कराया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहां से हम आगे देखते हैं। अब इसमें आंसर भी दे दिया, कैसा आदमी, मैं आंसर भी देता हूँ। चलो ठीक है, देख लेना आंसर, अब तक तो देख ही गया होगा। इनइक्वालिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्सेशन? ये भी आप खुद कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, ये आपको खुद देखना है। आगे देखो, इसका भी आंसर दे रखा है मैंने। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ये भी मैं आपको करा चुका। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं, उसके आंसर आपको पीडीएफ में दे रखे हैं, आप प्लीज उसे खुद से करेंगे। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? ये एक रिएक्शन है,
इनमें से चेक करके बताइए इनमें से कौन सी बात सही है। ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। आयरन अगर रस्टिंग लेता है तो रस्टिंग कैसे लेता है और कैसा दिखता है ये मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक फोर्सेस, इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक है, मतलब एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, इसमें हीट निकल रही है, इसमें हीट निकलेगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, इनमें से कौन सा जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है, ये भी आप खुद से कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के एक्सपोजर में लाते हैं तो वो काला पड़ने लगता है, ग्रेइश पड़ने लगता है, ऐसा क्यों, ये भी मैंने भी आपको जस्ट बताया है, ठीक है। ये भी हो गया। MnO2 और HCl जो है रिएक्ट करके ये बना रहे हैं, यहाँ पर ना गायब हो गए, यहाँ पर यहाँ पर ना Mn आना चाहिए, गायब हो गई Mn, ठीक है। तो बताइए कौन सा सब्सटेंस, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन अबव रिएक्शन, इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है इन अबव रिएक्शन, ठीक है। अरे देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट देनी पड़ेगी, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर या रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, इसमें हमें हीट देनी पड़ती है। बस खत्म हो गया चैप्टर आपका। मजे कीजिए, क्वेश्चन लगाइए और आपको अगर कोर्स में है तो आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, और अगर आप कोर्स में नहीं है तो ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप, है ना। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको टेस्ट मिलेगा, आप उस टेस्ट को दीजिए, PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी, आप उसे दीजिए। देने के बाद आपको दीजिए, कह रहा हूँ लीजिए, मुझे मेक श्योर करो कि इस वीडियो के अंदर आप जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। और जो बच्चे एनरोल्ड हैं मेक श्योर करें कि वो मुझे कॉल जरूर करें, मेरा दूसरा नंबर ये वाला भी है, कोई दिक्कत आए मैं आपके लिए ही अवेलेबल, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार, मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, यार दिन बन जाएगा मेरा, तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी। और इस क्लास की मैं तुम्हें PDF और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।